गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम एसएचएम के लेक्चर नंबर 7 में आ गए हैं, ठीक है। और तकरीबन हम ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर को कुछ ही दिनों में। सो बेसिकली इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना, क्वेश्चंस निकाला था हमने, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं स्प्रिंग के लिए, हमने वो सब चीज़ें पढ़ा था, राइट। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। लिखिए जी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या कॉम्बिनेशन होगा? स्प्रिंग्स कॉम्बिनेशन होगा कि स्प्रिंग्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, हो सकता है तो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या हो सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होता है कॉम्बिनेशन। सीरीज में आप पैरेलल, ये दोनों को मिक्स कर सकते हैं, जैसे सीरीज और पैरेलल की बात करें तो फर्स्ट में है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो पहला हेडिंग दे दीजिए बच्चों, ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन है बेसिकली जब दो स्प्रिंग को आप क्या करोगे, दो स्प्रिंग है, आप इन दोनों को किसमें जी सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मास का ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कहेंगे, है जी, मास का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हो गया, ये हो गया के, ये हो गया के, है ना। बोलो तो K1 बोल दो, बोलो तो इसको तो K2 बोल दो। तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए इसमें कह रहा है कि क्या होगा उसमें, के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नेट के का मान क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर स्प्रिंग को खींचा जाएगा, कितना हो जाएगा, खींचा जाएगा, तो ये जो है सो कुछ मान लो खींचेंगे इसको, स्प्रिंग को अगर खींचा जाएगा तो खींचने के बाद जो है ये कुछ जो है सो दूरी अपना तय कर देगा, यानी कि नेचुरल लेंथ L है, यहाँ से ये x1 तय करेगा ना, और फिर ये क्या करेगा, ये भी ऐसे ही तय करेगा जो यहाँ पे था। तो यहाँ से ये जो नेचुरली हो गया, कितना हो गया, ये x2 दूरी तय करेगा ना। तो ब्लॉक यहाँ पे आ गया तकरीबन। इससे क्या हो गया, तो नेट दूरी कितना तय किया, x1 प्लस x2 हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही x1 डिस्टेंस तय किया ना, तो जो इसमें टेंशन में, ये जो इसमें जो है स्प्रिंग में टेंशन भी तो होगा ना, इसमें टेंशन भी तो होगा T। जितना टेंशन इसमें होगा उतना ही टेंशन इसमें भी होगा कि नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसमें टेंशन T1 है तो इसमें कितना होगा, T2 होगा। और टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इन स्प्रिंग इज इक्वल, टेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो T1 इक्वल टू कितना हो गया, T2 इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया। तो भाई टेंशन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। अरे बोलो, टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा K1x1 बराबर क्या हो जाएगा, K2x2 होगा ना। टेंशन किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज x2 बाय K1 डाल सकते हैं यहाँ पे। x2 तो है यहाँ पे, x2 आप डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 इक्वल टू हो गया K2 बाय x1। तो यहाँ से क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो K2x2 by x1 K1 क्या हो जाएगा K2x2 by K1, हाँ K2 x2 by K1, यहाँ पे K2x2, हाँ K2x2, ये क्या आ जाएगा K2
x2 बाई k1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इस इक्वेशन में अगर मैं 1 में पुट कर देता हूँ, अरे है Yes. पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा इससे? तो जैसे यहाँ पे आ गया x1 इक्वल टू कितना आ गया k2 x2 बाई k1, कितना आ गया k2 x2 बाई k1। इसी तरीके से ये कितना आ गया, अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से x इक्वल टू जो आ गया क्या आ जाएगा k2 x2 बाई k1 प्लस ये x2 कितना आ जाएगा k1 x1 बाई k2, अरे होगा k1 x1 बाई k2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर मैं बात किया जाए देखो जरा ध्यान से, तो क्या रिलेशन आ गया यहाँ से एक रिलेशन आ गया। पहले इसको छाप दो यहाँ तक, फिर हम इसके आगे लिखते हैं। ओके छाप दो गाइस इसको। सो गाइस यहाँ पे जो अपने पास इक्वेशन आया है x इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज द ये क्या आ गया आपका x1 बराबर क्या आ जाएगा k2 x2 बाई k1, k2 x2 बाई k1 अब प्लस क्या हो गया जी, ये ऑलरेडी x2 है यहाँ पे, नहीं है क्या? अरे बोलो ना x2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया जी, व्हाट इज दिस, ये जो आ गया अपने पास में, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या कॉमन कर सकते हैं, x2 कॉमन कर रहे हैं, अरे बोलो ना Yes, sir. तो क्या हो जाएगा k2 by k1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू x2 इंटू ये आ गया k1 प्लस k2, हमारा कितना हो गया k1 हो गया, नहीं हुआ क्या? ये हो गया x2, ठीक है? तो ये यहाँ से देखो व्हाट इज दिस x2 बाई कितना हो गया, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया अपने पास में, देखो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया, ये आ गया k1x बटा कितना हो गया x2, है ना? ये कितना हो गया k1 plus k2, ये हो गया आपका दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू k1 प्लस k2 हो गया k1 प्लस k2। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक सेकेंड गाइस यहाँ पे इसको जो है ना दूसरा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं थोड़ा इजी में, इसलिए ये भी आसानी है, पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में, तो ये वाला मेथड को यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से काट करके अभी देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, एक बात बताइए, हमने क्या कहा कि T1 बराबर क्या है इसमें T2 है ना, जो किसके इक्वल हो जाएगा T के इक्वल हो जाएगा, होगा ना जी? T1 बराबर T, तो ये जो हो गया K1 x1 बराबर k2 x2 बराबर क्या हो जाएगा kx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा kx हो जाएगा। इसी प्रकार तो t बराबर जो हो गया वो कितना है kx है, अरे बोलो तो x इक्वल टू क्या हो गया t बाई k, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 बाई k1, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t2 बाई k2, क्या होगा क्या? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, है ना अपने पास में x इक्वल टू कितना है x1 प्लस x2, तो x इक्वल टू हो गया t बाई k1 सॉरी t बाई k बराबर x1 इक्वल टू क्या है t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2, होगा कि नहीं होगा? तो क्या समझ में आया यहाँ से, और चूंकि हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं t1 बराबर t2 बराबर t है, तो ये पहले क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई k इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, ये सीरीज में ऐसा इक्वेशन आ गया अपने पास, नहीं समझे? सीरीज में ये इक्वेशन आ गया, एलसीएम निकाल लो इसका, अगर हम पता करना पड़े अपने को तो 1 बाई k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 k2, नहीं हुआ? एक रिलेशन आ गया अपने पास। जब भी कभी दो को स्प्रिंग अगर सीरीज में लगा रहे हैं या तीन को है तो ये फार्मूला तो लगा ही देंगे आपको 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 डॉट 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 डॉट, अगर दो जगह है सिर्फ तो k इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो k1 k2 अब बाई k1 प्लस k2। किया क्या है हमने यहाँ पे, हमको इक्विवेलेंट निकालना था, हमने सबसे पहले कह दिया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, नेक्स्ट एक्सटेंशन जो होगा तो इसमें जो है टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में इक्वल हो जाएगा t1 इक्वल टू t2, है कि नहीं? तो ये जो kx1 बराबर आ गया kx2 आ गया, तो अगर मैं बात करूं उसमें टेंशन होगा कितना, तो टेंशन बराबर हो गया kx, तो यहाँ से हमने रिलेशन में फॉर्मूला में डाल दिया, आंसर ये आया हमारा। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल रिलेशन आ गया कि जब दो स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट
मतलब कांस्टेंट निकालते हैं। क्या कांस्टेंट कहते हैं उसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है स्टिफनेस कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? स्टिफनेस कांस्टेंट। छाप दीजिएगा इसको। ठीक है, हमारा ओवरऑल रिलेशन आ गया। ठीक है, छाप दो, छाप दो। गाइस ध्यान रखिएगा, नोट करके कुछ बात लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन सेम रहता है। टेंशन क्या होगा? जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे तो जो टेंशन एक स्प्रिंग में होगा वही टेंशन दूसरा में आएगा, वही टेंशन तीसरा में आएगा। तो टेंशन इन ऑल स्प्रिंग आर सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा? टेंशन सेम रहेगा। समझ के बात को? टेंशन सेम रहेगा। ये टेंशन हो गया टी। तो जो टी इक्वल्स टू जो हो गया वो क्या होता है? के एक्स हो जाता है। टेंशन किसके होता है? के एक्स के बराबर हो जाता है। अगर बात किया जाए तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी बाई एक्स हो जाएगा। यानी कि के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग के। किसके जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा खींचोगे, लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाए, स्प्रिंग को तानोगे तो स्टिफनेस कांस्टेंट का वैल्यू घट जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कांस्टेंट ही रहेगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाओगे के का वैल्यू उतना क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि टेंशन उसमें कांस्टेंट है। टेंशन क्या है? सेम रहेगा उसमें। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। देखो जी, अगर स्प्रिंग को आप, एक स्प्रिंग है अपने पास में, नोट नंबर 2 में एक स्प्रिंग है अपने पास में, और इस स्प्रिंग को आप, ठीक है, एक स्प्रिंग को आप अगर मान लो कई टुकड़ों में काट दिए, कई टुकड़ों में काट दिए, ठीक है, तो अगर मान लो आप इसको कट कर दिए, कट इन n पार्ट्स, कितने पार्ट में काट दिया? n पार्ट्स में काट दिए। अभी उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कितना था? k था। ठीक है, अगर आपने उसको n पार्ट में काट दिया तो k वैल्यू जो होगा, वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो हो जाएगा वो कितने किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी द nk। क्या हो जाएगा? nk, n into k स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा जी? वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? nk होगा ईच का। किसका जी? जितना पार्ट में आपने काटा है ना, 10 पार्ट में काटा है तो 10, तो कितना हो जाएगा? 10 के 10, मतलब क्या हो जाएगा? ईच का हो जाएगा nk हो जाएगा, जितना पार्ट में आपने काटा है। क्लियर बड़ी बात है? तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पीस विल बी, एक पीस का कितना हो जाएगा? n into k हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पीस, एक पीस का कितना हो जाएगा? वन पीस इक्वल टू कितना हो जाएगा? n into k के बराबर हो जाएगा। समझ गए? एक का वैल्यू, तो कोई भी स्प्रिंग को अगर आप n पीस में काट देते हो तो क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा एक पीस का, और किसके बराबर हो जाएगा? n k के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आपने उसको 10 पीस में काट दिया, एक स्प्रिंग है उसको 10 पीस में काट दिया तो क्या हो जाएगा? 10k। कितना हो जाएगा? 10k हो जाएगा उसका वैल्यू। समझ गए बात को? बिठा दो। चलिए क्वेश्चन कीजिए नॉर्मल सा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ये जो है यहाँ पे 3 का स्प्रिंग है और एक वो मास है, कितना केजी का? 10 केजी का। ठीक है, ये है 5 न्यूटन पर मीटर, ये है 10 न्यूटन पर मीटर, ये है 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिया हुआ। अब कह रहा है इसको, ये स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, नहीं कर दिया क्या? तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? सवाल समझ में आ गया? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? बनाओ बच्चों, सारे बच्चों बनाओ इसको। नहीं
ओके गाइस, आज सॉल्यूशन का रखते हैं इसके, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। भाई ये यहाँ पे तीन स्प्रिंग किस में दिया हुआ है, सीरीज में, किस में, सीरीज में। तो ये K1 इज इक्वल टू जो है आपका 5 दिया हुआ है, K2 इक्वल टू कितना है 10 है, और K3 इक्वल टू कितना है 15 है, तीनों सीरीज में। अभी भी पढ़े थे ना कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k, के जगह पे k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब भाई k इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 बाई k इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। अभी ना पढ़े हैं सीरीज में जी, सीरीज में यही फॉर्मूला होता है। तो बताइए 1 बाई k इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15, होगा कि नहीं होगा। यस। तो 1 बाई k इक्विवेलेंट जो आ गया, एलसीएम आ जाएगा 15, तो जब 5 3 जा 15 10, सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, तो 1 6 जा 6 प्लस 10 3 जा 13, 1 3 जा 3 प्लस 15 2 जा 1 2 जा, क्या आ गया 6 3 9 2 11 बट्टा 30 आ गया। तो k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 30/11, नहीं आ गया क्या। तो व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 10 है, ये हो गया 30/11 है, तो ये 11 यहाँ आ गया, अरे होगा। यानी कि टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया 110 डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया, इतना सेकंड आपका आंसर हो गया। भाई क्लियर आया था, नहीं ऐसे ना बनेंगे क्वेश्चन, अप्रोच मस्ट बी क्लियर ना। तो सुनो, छाप दो प्यारे बच्चों इसको, जल्दी करो। हेलो गाइस, the next term is a parallel combination, right? What do you mean by parallel combination? Parallel combination में क्या है कि दो स्प्रिंग है अपने पास में, ये पैरेलली कनेक्टेड है। Here two spring having the spring constant K1 and K2 are connected in parallel. किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, with a mass m, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें अभी तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है क्योंकि नेचुरल लेंथ पे है। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता है उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही मास कनेक्ट हुआ, ये इसको मास खींचेगा, अरे खींचेगा ना, तो जितना ये स्प्रिंग आगे जाएगा उतना ही ये भी स्प्रिंग आगे जाएगा, अरे जाएगा ना। और फिर अगर छोड़ दोगे तो फिर ये ऑक्सीडेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि when two spring having a spring constant K1 and K2 are connected with mass m, किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद मास m ऑफ ए ब्लॉक, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। आई बात समझ में। सो दैट सेम एक्सटेंशन, क्या जी, सेम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन समझते हो ना, खींचा दो उसको, सेम एक्सटेंशन will be occur, कितना अकर पाया जाएगा, सेम एक्सटेंशन होगा, कितना एक्सटेंशन जी, दैट इज x, यहां से। सो नेट फोर्स जो हो जाएगा, सो नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग, नेट फोर्स ऑन स्प्रिंग जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, F बराबर कितना जी, माइनस तो साइन ड्राइव करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, नहीं है, माइनस K1 x1, अरे होगा K1 x1, अब प्लस कितना हो जाएगा K2 x2 हो जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत बोला हमने x1 बराबर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल हो जाएगा, नहीं है। तो यानी कि F इक्वल टू जो आ गया माइनस यहाँ से K1 प्लस K2 इनटू हो गया x, कॉमन हो जाएगा यहाँ से, x1 की जगह पे x डाल दो तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस K इक्विवेलेंट इनटू x आ गया, नहीं आ गया क्या, अरे बोलो, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से,
तो के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया k1 प्लस k2 आ गया। अगर ये ज्यादा होता तो k1 प्लस k2 प्लस k3 के प्लस k4 ऐसा होता, नहीं होता क्या? ये हो गया k1 प्लस k2 प्लस, है ना जी, ये वैल्यू हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो स्टीफनेस कांस्टेंट यहाँ से टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट m बाय, ये आ गया k1 प्लस k2। नहीं समझे हैं? ये हो गया टाइम पीरियड। ओके, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दो। गाइस एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में फिगर में दिया हुआ है, कह रहा है एज्यूमिंग ग्रेविटी। इसको एज्यूम करना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ग्रेविटी को एज्यूम कर लो तो क्या होगा? ग्रेविटी लगेगा तभी तो ये नीचे आएगा, अरे आएगा ना। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इन ईच केस व्हाट शुड बी द आंसर इफ द फ्री स्पेस इज नॉट ग्रेविटी। क्या पूछा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन बताओ एवरी केस का, कब? जब उसमें ग्रेविटी का मतलब क्या जी, फ्री स्पेस में ग्रेविटी नहीं हो। भैया k1 k2 दो है नहीं है, और यहाँ पे m मास लगा हुआ है। अब क्या होगा जी? m मास को जैसे ही हम यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा तो स्प्रिंग में स्ट्रेच होगा, यानी कि दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो अभी पढ़े थे ना हम लोगों ने, टाइम पीरियड का फार्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट, m बाय k इक्विवेलेंट। तो ये 2 पाई अंडर रूट m तो है ही, और k इक्विवेलेंट कितना हो गया? k1 प्लस k2, क्योंकि दोनों के दोनों किसमें है? पैरेलल में। नहीं है क्या? पैरेलल में। दूसरा केस देख लो बच्चों। दूसरा केस क्या होगा? यहाँ पे ऊपर से भी इसको हिंज किया हुआ है, टाइट है, यहाँ पे भी टाइट किया हुआ है, नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? इस वाला ऑब्जेक्ट को खींचो ऊपर, खींचोगे ना? अरे खींचो, तो जितना एक्सटेंशन इसमें होगा उतना ही एक्सटेंशन इसमें भी होगा। अरे बोलो, इसका मतलब है कि जब दोनों एक्सटेंशन सेम हो जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग? ये दोनों पैरेलल में है। अरे बोलो ना यार, दोनों क्या है जी? पैरेलल में है। तो यहाँ भी पैरेलल में है, मतलब बोथ आर इन पैरेलल। किसमें है ये? पैरेलल में। तो क्या फार्मूला आ जाता है टाइम पीरियड का? वही 2 पाई रूट अंडर m बाय k1 प्लस k2। हुआ कि नहीं हुआ? बट इस वाले केस में देखो जी, दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। क्या फार्मूला है? 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट, m बाय k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? दो का स्प्रिंग है तो बताया था दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और k1 प्लस k2 सम हो जाएगा। नहीं होगा? इसमें पुट कर दो, इसमें क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाय, ये हो जाएगा k1 k2, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा k1 प्लस नहीं समझे? दिस विल बी द फार्मूला ओवर हियर। क्लियर है? समझ आगे बढ़ते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। छाप दो। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, और फिर सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।